नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज एग्री बुलेटिन में हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इस योजना को इस बार बजट में अनाउंस किया गया था और अभी 16 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले इस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है। जी हाँ, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को अभी अप्रूव किया गया है। और इस स्कीम में क्या बजट रहने वाला है और कौन कौन सी स्कीम के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसमें टारगेट रखा गया है। तो सबसे पहले एक आपको ऊपर लाइन दिख रही होगी, क्या लिखा है, फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर मतलब कृषि जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और इसके साथ में जैसे कि एनिमल प्रोडक्शन है या आपका लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, तो उन सभी को इंप्रूव करना कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 100 डिस्ट्रिक्ट में। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि पूरे इंडिया में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि इंडिया के अंदर 100 डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जाएगा। मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जाएगा जहां पर अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो देखो इसके लिए जो क्राइटेरिया यहां पर रखा गया है तो वो क्या है। देखो सबसे पहले क्या है कि ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन 3 की इंडिकेटर। ये 3 मेन इंडिकेटर रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका है लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा है लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और तीसरा आपका है लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। मतलब सबसे पहला तो ये हो गया जहां पर भी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में जो आपका प्रोडक्शन है वो अगर कहीं भी कम है तो उन एरिया को चूज किया जाएगा। दूसरा है लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जहां पर आपका कम है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर साल के अंदर, पर्टिकुलर ईयर में वहां पर कितने बार, कितने नंबर ऑफ टाइम पर क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है। एज वेल एज आपका लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट, मतलब लोगों के पास फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं, आपके बैंकिंग रिसोर्स या ये कह सकते हो कि फॉर्मल रिसोर्स से, तो वो कितना डिसबर्स हो पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें देखना है कि ऐसे कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है। और ये यहां पर क्राइटेरिया भी रखा है कि कम से कम हर स्टेट या हर स्टेट से या हर एटलीस्ट यहां पर स्टेट से एक तो डिस्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। एक वन डिस्ट्रिक्ट तो आपका चूज किया जाएगा। मतलब एक मिनिमम वन डिस्ट्रिक्ट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्टेट। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट को छोड़ दिया जाएगा, हर स्टेट में से कम एक डिस्ट्रिक्ट को चूज तो किया ही जाएगा। बाकी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और नंबर ऑफ आपके यहां पर एक स्टेट में से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वहां पर कंडीशन आपकी कितनी खराब है। तो इस केस में मेनली टारगेट रखा जाएगा क्रॉपिंग, जो नेट क्रॉप एरिया है, ऑपरेशनल होल्डिंग है, यानी कि कितना वहां पर लैंड साइज उनके पास अवेलेबल है, इनके ऊपर। अब देखो इस स्कीम को मेनली क्या रखा गया है कि आपका 2025-26 से ये स्कीम स्टार्ट हुई है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर किए जा रहे हैं और पर्टिकुलर 6 साल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। और अभी एक बात और बता दूं, अच्छा आपने अखबार या न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं देखा होगा कि इसके लिए 24,000 करोड़ रुपीस या समथिंग इस प्रकार से रुपए इतने दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि इसमें डायरेक्टली कोई भी बजट आपका एलोकेट नहीं किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है कि डिफरेंट आपकी ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स को इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपका कवर किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, टोटल अभी तक 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इसमें क्या किया जा रहा है, एक प्रकार से उनकी स्कीम के थ्रू ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। उन स्कीम्स में जो टारगेट रखा गया है वही टारगेट यहां पर जो है इसमें अब थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, उसमें ज्यादा फोकस करते हुए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मेनली क्या है कि 11 डिपार्टमेंट्स, 11 डिपार्टमेंट्स के द्वारा अलग अलग टोटल 36 एग्जिस्टिंग स्कीम है, उन स्कीम्स के थ्रू ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या इस पर्टिकुलर योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, इस स्कीम का मेन टारगेट क्या है, एम क्या है? अब देखो ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर चूज किए जाएंगे वहां पर क्या क्या फोकस करना है। तो सबसे पहला फोकस करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरा है इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर वो मोनोक्रॉपिंग किसी प्रकार से चूज कर रहे हैं या एक या दो क्रॉप पर ही डिपेंडेंट है या एक या दो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर ही डिपेंडेंट है, तो उनको आपका डाइवर्सिफाई करना है, उनको नंबर ऑफ एक्टिविटीज या नंबर ऑफ क्रॉप्स के ऊपर लेकर आना है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में हमारा एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और खासकर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है या मोनोक्रॉपिंग के चलते बायोडाइवर्सिटी में लॉस है, तो वो हमें कम करना है, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला पार्ट है। क्लाइमेट जो रेजिलेंसी है या क्लाइमेट के अंदर जो बदलाव है, चेंजेस है,
उनका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, और वही हमें कम करना है, रिड्यूस करना है। तो इसमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आपके जो रिसोर्सेज के वेस्टेज होने की वजह से, रिसोर्सेज के खत्म होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए, इन रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन करते हुए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आफ्टर ऑगमेंट द पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज। अब आपके जो ब्लॉक लेवल या पंचायत लेवल पर स्टोरेज फैसिलिटीज, आप लोग जानते हैं क्या होता है कि किसान जब अपनी फसल का उत्पादन करता है तो तुरंत अगर वो मार्केट में बेचने जाएगा, तो आपने देखा होगा खासकर जो वेजिटेबल या फ्रूट्स क्रॉप होती हैं उनका मार्केट में प्राइस बहुत कम हो जाता है। अभी देखा होगा आपने महाराष्ट्र के अंदर, आपके मध्य प्रदेश के अंदर टमाटर, प्याज, इन फसलों को 1-1, 2-2 रुपए किलो भी परचेज नहीं किया जा रहा, और किसानों ने क्या किया था, उनको सड़कों पर फेंकने का काम किया था। और आम जो है यूपी के अंदर 6 रुपए किलो भी नहीं परचेज हो रहे थे। तो काफी बड़ी समस्याओं का सामना यहां पर किसानों के द्वारा किया जा रहा था। तो उस कंडीशन में अभी फोकस करने की जरूरत है कि अब किसान क्या करें, इन अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर किया जाए कुछ टाइम के लिए, और जब सीजन थोड़ा सा आपका आगे निकल जाता है, यानी कि जब क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद अब उस फ्रूट को या वेजिटेबल को या कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो हायर रेट पर परचेज किया जाएगा। यानी कि किसानों को थोड़ा सा वेट करने के साथ उसको हायर प्राइस मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसान उसको स्टोर कहां करे। तो ये जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको आपका ग्रामीण यानी कि गांव के लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर ही, पंचायत लेवल पर ही हमें उपलब्ध करवाना है, और इसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटीज को भी इंप्रूव करना है। क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, खासकर उन एरियाज में जहां पर रेनफेड कंडीशन है, आज हमारे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 48.8% एरिया ही हमारा क्या है, इरिगेटेड है। बाकी सारा का सारा 51.2% एरिया रेनफेड कंडीशन में आता है, जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करना है, यानी कि इरिगेशन मेथड्स में हम बदलाव करके लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब देखिए यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करें तो आपको पता है कि अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में किसान को शॉर्ट टर्म का लोन मिलता है अपनी जो डेली लाइफ की नीड है उसको कंप्लीट करने के लिए, एज वेल एज जो आपकी इनपुट्स होती हैं जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड या इरिगेशन फैसिलिटीज, उनके लिए उनको वहां पर आपका शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता है बैंक्स के द्वारा। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है जैसे कि उनको अगर कोई परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग क्रिएट करनी है अपने फील्ड के अंदर, या ट्रैक्टर वगैरह परचेज करना है, कोई मशीनरीज परचेज करनी है, तो उन केसेस में किसान के द्वारा जो लोन लिया जाता है या ट्यूबवेल वगैरह के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, जहां पर आपका जो किसान को कर्जा थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की क्रेडिट की फैसिलिटीज है वो किसान को उपलब्ध करवाई जाए। अभी आपने सुना भी होगा कि किसान को गोल्ड के ऊपर भी लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है किसान क्रेडिट कार्ड के अंडर में, जो पहले नहीं मिलती थी। अब वो फैसिलिटीज उपलब्ध होने के कारण किसान को और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि किसान के पास जो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है उसको उपलब्ध करवाया जाए। और आने वाले टाइम के अंदर अब देखो जितनी भी हम प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, जैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, तो उसमें हमारा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को फोकस किया जाए, एज वेल एज यहां पर आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग जब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके प्रयोग को मिनिमाइज किया जाए। इसके अलावा कोशिश की जाए कि जो लैंड है उसके अंदर हम लोग ऑप्टिमम रेशो के साथ ही फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज करें। अब पेस्टिसाइड्स को बहुत ज्यादा मात्रा में हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपके हर्बिसाइड्स हैं या आपके जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो उनको ज्यादा यूज करने की वजह से इंसेक्ट और जो आपके पैथोजन्स हैं वो रेजिस्ट होते जा रहे हैं। तो हमें उनको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है। और इसी प्रकार से एक चीज ये भी ध्यान करनी है कि उनको ETL लेवल के बाद में ही केमिकल सप्लाई किए जाएं, अदरवाइज इंटीग्रेटेड जो हमारे मेथड हैं जैसे कि आपका कल्चरल कंट्रोल है या बायोलॉजिकल कंट्रोल है, तो उनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका एकदम से उन पर्टिकुलर पेस्ट के अंदर उन केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप ना हो, और खासकर जो माइनर पेस्ट है वो एक मेजर पेस्ट की फॉर्म में ना उभर कर आए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉटन के अंदर व्हाइट फ्लाई किसी टाइम पर माइनर पेस्ट था, जो आज प्रेजेंट टाइम में मेजर पेस्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये भी हमें देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कमेटी विल बी फॉर्म्ड। अब इसमें क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कमेटीज बनाई जाएंगी, ताकि आपकी इन स्कीम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके, और आने वाले टाइम के अंदर इसके लिए प्लानिंग क्रिएट की जा सके हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, कि वहां पर हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं। और एक चीज इसके अंदर और कि इस कमेटी के अंदर जो मेंबर रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी उनको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स मतलब ऐसे किसान जो किसी भी नई तकनीक को जल्दी आपका अपना लेते हैं, तो उनको साथ में रखने से किसानों का भरोसा जीता जा सकता है, और किसानों को समझाया जा सकता है आसानी से कि इस प्रकार से आप इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हो, या अपनी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। और इन इनपुट्स को अगर हम इस प्रकार
प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, आपका मिनिमम यूटिलाइज करेंगे या फिर उनकी वेस्टेज कम करेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर एग्रीकल्चर को कैसे बचाया जा सकता है और इफेक्टिवली प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है, इस बात पे यहां पर जोर दिया जा रहा है। और जो मैंने बात की थी यहां पर कि फोकस किस बात पे है कि मेनली आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल हेल्थ, सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोग्रेस ऑफ स्कीम इन ईच धन धान्य डिस्ट्रिक्ट विल बी मॉनिटर्ड ऑन द 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब क्या होगा, इसमें 117 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यहां पर जांच की जाएगी, उनके आधार पर देखा जाएगा कि कितनी इंप्रूवमेंट हो पाई है। वहीं उसमें यह भी फोकस रखा जा रहा है कि सॉइल की हेल्थ, एनवायरमेंटल की हेल्थ, आपकी प्लांट की हेल्थ, उनकी ऊपर फोकस रखें। और साथ में सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब जो आत्मनिर्भरता है भारत की किसी भी एग्रीकल्चर के आपके प्रोडक्ट को लेकर, तो वो हमें इंप्रूव करनी है। जैसे आपको पता होना चाहिए 2014 तक भारत, और 2018 भी बात करूं या 19 की बात करूं, तब तक भी भारत जो है कॉटन प्रोडक्शन में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 थे, और आज हम लोग सेकंड रैंक पर आ चुके हैं। और हमें किसी प्रकार से भी जो आपका इंपोर्ट होता था वो उतना नहीं करना पड़ता था, लेकिन हम आज नेगेटिव इंपोर्ट में जा चुके हैं, यानी कि हमें ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है कॉटन का, और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर पाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है पिछले कई सालों के अंदर। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, ये हमें कम करनी है। दूसरा, आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 रैंक पर हैं, लेकिन फिर भी यूएस के द्वारा आपके ऊपर, भारत के ऊपर फोकस किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि कैसे हम लोग जो है मिल्क यूएस से परचेज करें या मिल्क प्रोडक्ट को यूएस से परचेज करें, तो वो काफी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और आने वाले टाइम के अंदर हमारे किसानों के लिए भी वो एक बड़ी समस्या बनकर आ सकती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आपका सेल्फ सफिशिएंसी है, आत्मनिर्भरता है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। हमारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर, वहां उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, यही मेन टारगेट करते हुए इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या किया जा रहा है, आपका इंप्रूव किया जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद है कि बेहतरीन हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन रिजल्ट को आपका एक बेटर इंप्लीमेंटेशन पॉलिसीज के थ्रू या प्लानिंग के थ्रू ही आपका एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जो कि कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आपका उत्थान का काम करेगा, यानी कि उसमें इंप्रूवमेंट का काम करेगा। और इसमें मेनली टारगेट है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधताकरण और कृषि जो सतत कृषि है उसको प्रोत्साहित करना। मतलब सिंपल सा फंडा है जो मैंने बताया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर में केवल मोनोक्रॉपिंग ही नहीं होनी चाहिए, हम सेम क्रॉप ही हर साल ना ग्रो करवाएं, कोशिश करें कि फसलों के अंदर बदलाव किया जाए ताकि आपका बायोडाइवर्सिटी वहां पर मेंटेन रहे, एज वेल एज जो हमारा पर्यावरण है उसमें कोई आपकी प्रॉब्लम ना आए। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाए, सिंचाई की सुविधाओं में उपलब्ध करवाया जाए, उसमें सुधार किए जाए, उसमें नए आपके तौर तरीकों को अपनाया जाए, और जो आपके ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसी इंपॉर्टेंट टेक्निक है उनके ऊपर और ज्यादा सब्सिडीज देकर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि हम इन सिस्टम को भी आपका अडॉप्ट करवा सकते हैं, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करवाया जा सकता है, जिससे पानी का यूटिलाइजेशन कम से कम हो, और जो पानी आपका बह के लॉस हो जाता है, रन ऑफ लॉस, उसको आपका मिनिमाइज किया जा सके। और इसके साथ में अल्पकालिक एंड दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था, जो मैंने अभी बताया कि कम समय के लिए और ज्यादा समय के लिए जो हमारा ब्याज की पैसे की आवश्यकता होती है, वो भी आपका यहां पर किसान को कम ब्याज दर के ऊपर उपलब्ध हो सके। बात करें नेक्स्ट, तो आपका यहां पर है कि इसके अंदर मेन टारगेट है कि कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण वाले 100 जिले इसमें चयनित किए जाएंगे। जो मैंने भी बताया कि भाई ऐसे जिले जहां पर उत्पादकता कम है, जहां पर आपका कृषि सघनता यानी कि फसल सघनता कम है, जहां पर आपका ये कह सकते हो मोनोक्रॉपिंग ज्यादा होता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है, इसके अलावा कम ऋण यानी कि जिन लोगों को पैसा भी उतना उपलब्ध नहीं हो सकता, उन 3 यहां पर क्राइटेरिया को फोकस करते हुए, इन 3 एम को फोकस करते हुए 100 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो चूज किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया से। नेक्स्ट है 11 जो आपके यहां पर विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनके 36 जो योजनाएं हैं उनको यहां पर इसमें क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उन इन स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ही इन आपका इस योजना को यहां पर आपका फर्दर जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये बात मैं बता देता हूं कि 6 साल के लिए स्कीम को क्या किया जा रहा है, आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 2025-26 से आपकी स्कीम को स्टार्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि अभी से ही स्कीम की स्टार्टिंग हो रही है, और आने वाले टाइम के अंदर इस स्कीम के थ्रू कोशिश की जाएगी कि एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट आपका किया जाए। तो उम्मीद है कि इस स्कीम के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और आने वाले समय के अंदर आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, या फिर इसकी जो समझ है वो आपको पड़ गई होगी कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना को इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है। और इसके लिए कोई स्पेशल बजट आपका एलोकेट यहां पर नहीं किया गया है, इसमें ऑलरेडी जो स्कीम्स आपकी एग्जिस्टेड है 36 स्कीम, और उन्हीं के टोटल बजट को एलोकेट करके जो है आपको मीडिया के द्वारा
द्वारा 24,000 करोड़ या जो भी आपका पैसा बताया जा रहा है वो आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके लिए सेपरेट कोई भी बजट यहां पर एलोकेट नहीं किया गया है। तो ये बातें आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए और उम्मीद है कि इस स्कीम का जो एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो पाएगा और क्या यहां पर इसमें मेन टारगेट है, एम है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और भी करंट अफेयर वीडियोस के लिए और एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।